नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका शुभा आईएएस की इस नई क्लास में। आज हम समझेंगे क्लास 6 की राजनीति विज्ञान सिविक्स का बहुत ही रोचक अध्याय। अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका। शहरी क्षेत्र में आजीविका। शहरी क्षेत्र में आजीविका। बच्चों, जब हम शहर शहर जैसे जब हम शहर को कहते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? ऊंची-ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती सड़कें, दुकानें, दफ्तर और अलग-अलग तरह के काम करने वाले लोग। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई कंपनी में नौकरी कर रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शहरों में लोग किस तरह काम करते हैं? उनकी कमाई किन चीज़ों पर निर्भर करती है? और क्या सभी लोगों को एक जैसी सुविधा या स्थिर नौकरी मिलती है? आज के अध्याय में हम यही जानेंगे कि शहरों में लोग किस तरह से अपनी आजीविका यानी जीवन यापन के साधन प्राप्त करते हैं। हम जानेंगे कि किसी बड़े शहर जैसे चेन्नई या दिल्ली में अलग-अलग लोग किन तरीके से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं और उनकी जिंदगी एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने इस अध्याय की शहरी क्षेत्र में आजीविका। शहरी क्षेत्र में आजीविका। भारत में 5,000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में जिंदगी कभी रुकती नहीं है, चलती है। चलिए एक शहर में जाकर देखेंगे कि वहाँ लोग क्या करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं? क्या वे रोजगार में लगे हैं? अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? तो चलिए देखते हैं। सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी-चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई, तब हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम लोग मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, तो हमने देखा वहाँ काफ़ी चहल-पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उनके पास बेचने के लिए क्या-क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन तरह-तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर-जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों को ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वही सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह-सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर और ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बा, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहां से एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर दूर पर था। यह चौराहे की बात हो रही है, जैसे ऑटो स्टैंड होता है। यहाँ पे देखिए एक कहानी है, बच्चू माझी जो कि एक रिक्शा वाला है। क्या कहानी है, इसको पढ़ते हैं हम सब। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीबी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गाँव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं होती थी। तब मैं शहर पहुँचा तो मैंने यहाँ पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया, और यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुँच जाता हूँ। ग्राहक जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5-10 रुपए तक देते हैं। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। यह एक रिक्शे वाला अपनी कहानी बता रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 80 से 100 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 50-60 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी-कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। यह रही एक बच्चू मांझी जो कि एक रिक्शे वाला था। अब आगे देखते हैं। बच्चू मांझी की तरह शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं, स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसीलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और कहाँ व कैसे दुकान पर लाए।
उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी-कभी तो टूटे-फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा देते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी दुकान हटाने के लिए कह देती है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई भी ऐसी जगहें हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं, वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर, साफ करके, छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़क पर काम कर रहे थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल-फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ इस तरह काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थानों के प्रयासों से अब इन सबको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। जिन पर उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम आने की जगह जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए तय किए जाएँ। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने-जाने की अनुमति हो। वे लोग उन समितियों में रखे जाएँ जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। अब बाज़ार में देखते हैं। जब मैं बाज़ार पहुँची तो दुकान अभी तक खुली ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण यहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों पर कतार थी। एक कोने में दाँतों के डॉक्टर का क्लीनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे उनसे पहले से ही समय ले रखा था। वहाँ पहले पहुँच गई जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर तक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उनके दाँत का परीक्षण किया और दाँत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा था कि एक दाँत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई। डॉक्टर के यहाँ से डॉक्टर के यहाँ से हम एक सिले हुए कपड़े के शोरूम पर गए क्योंकि मैं यहाँ कुछ सिले-सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिल थी और हर मंजिल पर अलग-अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुँचे जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे, जैसा अक्सर मॉल वगैरह में होता है। यहाँ पे सारा वर्णन वही किया गया है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी दुकान में हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी-सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को यहाँ पे देखिए एक प्लेट बेचती हुई बच्ची है। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया था। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं वंदना की। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला था। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह-तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले-सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि मैं इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। इस तरीके से आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग-अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे कि गुड़गाँव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मँगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब जब से यह बाज़ार आस-पास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया, तब हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया। हमने एक कार खरीद ली है और आस-पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है अपने लिए। हरप्रीत और बंदरा की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। दुकानें छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं और लोग अलग-अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद सँभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद बंद रहेगा। उदाहरण के लिए बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे-छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं, बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएँ भी देती हैं। फैक्ट्री में अब बात करते हैं फैक्ट्री इंडस्ट्री की। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी। मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा पर्दा न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़-रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुँची तो लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। जान में जान आई, ऐसा कई बार होता है। मोड़ पर बहुत सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ
खड़े हुए थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल-तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन भवन बन रहे होते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और कुछ ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफ़ोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हज़ारों अनियमित मज़दूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग-अलग काम करने के लिए अलग-अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न कभी खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी, जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी, जो कपड़े तैयार हो रहे थे, वे कमरों में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। यहाँ पे देखिए यही है लेबर चौक, यहाँ पे मजदूर बैठे होते हैं। तो जहाँ कहीं काम होता है, जहाँ कहीं ले जाया जाता है, मोल भाव तय करके इनको ले जाया जाता है। निर्मला को एक ऐसी जगह पर पाया, वह मेरी बहन को लेकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि वह मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है, वह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लिए देशों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर यह काम का बोझ ज़्यादा रहता है और अक्सर वह 9 बजे सुबह काम करती है और रात के 10 बजे तक ही निपट जाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम का ज जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 80 रुपए मिलते हैं और वह अतिरिक्त 40 रुपए देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है निर्मला के पास। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम करने में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूँढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरियाँ अस्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ भी नहीं होता है। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करवाने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली के चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात पालियों में 12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। अब दफ्तर की बात करें, ऑफिस वगैरह की। मेरी मौसी बुआ मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 7:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए, इसीलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिससे हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ बढ़ रहे थे। मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं यानी सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं, जो शहर के विभिन्न भागों में आते हैं और ये लोग दुकानदारों से बड़े-बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रफट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजनाएं बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में
यात्राएँ भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्किट कंपनी की अस्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे मिलते हैं। बुढ़ापे की बचत उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर उन्हें पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारियों को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों में, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाल दिया जाता है। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी के कार में थकी मांदी बैठ गए, लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। इस तरीके से यह चैप्टर हमारे यहीं कंप्लीट होता है बच्चों। तो हमने देखा कि शहरी क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या-क्या हो सकते हैं, किस तरीके से अपना लोग जीवन यापन करते हैं। तो बच्चों, आज की जो क्लास है 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, यहीं कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटी की। तो अब हम आपको मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें।